हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज आप सभी को मैं जीव विज्ञान का एक टॉपिक है, एक चैप्टर पढ़ाएंगे। सेल यानी कोशिका, हिंदी में इसको कोशिका बोलते हैं। जो क्या है कोशिका, जीवन की जो कोशिका क्या होती है, जीवन की जो सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। तो सेल जो होता है, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की जो होती है कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है, सेल। तो सेल जो होता है, कोशिका जो होता है, कोशिका हमारा जो होता है, कोशिका से हमारा क्या बनता है, ऊतक यानी टिश्यू। ऊतक, ऊतक से मेरा क्या बनता है, अंग। अंग से क्या होता है, अंग तंत्र। अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम, ये हमारा सेल होता है। इसको हम इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू। ये ऑर्गन बनता है, ये ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। तो हमारा ये क्या है, जीवन की सबसे छोटी इकाई कैसी है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। एक ऐसी कोशिका थी, डेड यानी मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक। एक ऐसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी, ठीक है। एक ऐसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। और डेड सेल थी। तो स्टडी ऑफ सेल क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल क्या कहते हैं इसको, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या बोलते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखेंगे। इसमें पढ़ेंगे कि सेल वॉल क्या होता है, यानी कोशिका भित्ति क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन्स क्या होता है, कोशिका झिल्ली, और न्यूक्लियस केंद्रक क्या होता है। ऐसा सेल के पार्ट होते हैं, इसको हम देखेंगे। तो अभी हमने बताया कि कोशिका सेल जो होता है, और जीवन के निर्माण खंड, यानी जो जीवन का निर्माण जिससे होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जीवन की मौलिक इकाई है, क्या है, जीवन की एक मौलिक इकाई है। जीवन की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक कहते हैं, इकाई कहते हैं। पहली बार को मतलब 1665 ईस्वी में इन्होंने एक यानी वृक्ष का पेड़ था, उस मतलब कार्क मतलब एक पेड़ की छाल को हम क्या कहते हैं, कार्क कहते हैं। तो 1665 ईस्वी में इन्हें रॉबर्ट हुक भाई साहब ने पहली बार क्या किया था, कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज की थी पहली बार, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 ईस्वी में, ठीक है। एक कौन सी कोशिका थी, डेड सेल थी। कौन सी, डेड सेल थी। तो पूछा जाता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 ईस्वी में की थी। कॉर्क क्या है, पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्क का बोलते हैं। देखिए साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है कोशिका, लॉजी का मतलब अध्ययन करना। कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। पूछा जाता है एग्जाम में कि कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है।
आगे देखते हैं। ए, अब भाई साहब आते हैं ये भाई साहब हमारे हैं कौन, रॉबर्ट हुक ये हैं। ये कौन है, रॉबर्ट हुक भाई साहब हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। कौन सी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। ठीक है, मृत कोशिका थी। कब किए थे, 1665 ईस्वी में। किसमें किए, यानी पेड़ की छाल थी, यानी कार्क। कार्क मतलब पेड़ की छाल थी, उसी में इन्होंने देखा था। ये देखिए, ये फिगर में नीचे दिखा रहे हैं, ये पेड़ की छाल है, ये इसी में, इसमें देखा, एक इसी को क्या कहते हैं, कार्क। तो इसमें देखा था उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से, तो इसमें छोटे छोटे, जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, उसमें छोटे छोटे मतलब रोम्स की तरह, रोम जैसे होते हैं, स्मॉल रोम, यानी छोटे छोटे कमरे, घर मतलब घर होते थे उसमें। तो उसी की तरह ये दिखाई दे रहा था। तो स्मॉल रूम, छोटा कमरा। कोशिका का नाम शब्द कहाँ से लिया गया था, लैटिन शब्द से। कहाँ से लिया गया था, लैटिन शब्द से लिया गया था। अब यहाँ पर आते हैं, ये तो हमारी डेड सेल थी। और उसके बाद आते हैं कि और लिविंग यानी जो जीवित कोशिका थी, उसको कौन खोज किया था, एंटनी वॉन लीवेनहॉक। एंटनी वॉक लियोनहॉक ने 9 साल बाद, 1665 में उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। उसके बाद इन्होंने 9 साल बाद, यानी 1674 ईस्वी में, इन्होंने तालाब में मतलब कुछ कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने देखा कि उसमें जीवित जो सेल उन्होंने देखा था। तो पानी में जीवित कोशिका की खोज, मतलब वो पानी में कुछ काम कर रहे थे तालाब में, तो उसी में उन्होंने पाया था। उसी में उसने देखा कि ये मतलब लिविंग सेल हैं। तो कब किए थे, 1674 ईस्वी में। कौन किया था, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने। इन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज की थी। लिविंग सेल की खोज की थी। कौन थे भाई साहब, तो ये थे एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में क्या, रॉबर्ट हॉक ने डेड सेल की खोज की थी। और 1674 ईस्वी में एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आती है बात रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने, इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। तो यही, इसको हम आगे चल के बताएंगे। तो इसमें पूछा जाता है केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी, 1831 में, 1831 ईस्वी में की थी। अब भाई साहब आते हैं पुरकिंजे साहब। इन्होंने 1839 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसका नाम दिया था। प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसका नाम किसने दिया था, नामकरण किया था पुरकिंजे साहब ने। कब किए थे, 1839 में। रुकिए हम दिखा रहे हैं। ये देखिए 1674 में भाई साहब कौन है, लीवेनहॉक ने 1674 में इन्होंने जीवित सेल की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। अभी इन्हें लिविंग सेल जब पाया, तो इन्होंने इनको इसमें देखे कि इसमें एक रॉबर्ट ब्राउन ने इसमें देखा कि एक केंद्रक है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज इसने की थी। इन्होंने क्या किया था, जीवित सेल यानी जो जीवित सेल होते हैं उसकी खोज की थी। तो अब इसके बाद जो भाई पुरकिंजे साहब थे, इन्होंने क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म की नामकरण किया था। प्रोटोप्लाज्म कब किए थे, 1839 में। पुरकिंजे भाई साहब हैं। इन्होंने केंद्र की खोज की थी। इन्होंने, और पूछा जाता है कि केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब जो प्रिंसिपल ऑफ सेल है, कोशिका का सिद्धांत, एक इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्वीडन और शॉन ने।
सिद्धांत किसने दिया था? इन्होंने बताया था कि इन्होंने दिया था कोशिका जो है जीवन की मूल इकाई है। क्या है? मूल इकाई है। इन्होंने क्या किया था? 1838 में स्वीडन और शॉन दोनों मिलकर इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। सभी पौधे और जानवर कोशिका से बने होते हैं। जितने भी जानवर या जीव होते हैं या प्लांट होते हैं, एनिमल और प्लांट, क्या किससे मिलकर बने होते हैं? ए सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। अब एनिमल जो होता है, इनकी जो सेल होती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल इसमें क्या पाया जाता है? इसमें कोशिका, जो जानवरों में होती है कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या? झिल्ली। इसमें क्या पाया जाता है? प्लांट में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति प्लांट में। ठीक है। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वीडन और शॉन ने। कब दिए थे? 1838 में। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्वीडन और शॉन ने। ठीक है। इन्होंने बताया कि जो सभी जो पौधे और जीव जानवर होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। कोशिका से क्या बनता है? मेरा ऊतक बनता है, यानी टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। बिरचो ने कोशिका पर काम किया। बिरचो भाई साहब ने, उन्होंने भी काम किया था कोशिका पर। इन्होंने 1855 में अपना प्रसिद्ध ओमिनस सेलुला ई सेलुला प्रकाशित किया था। यानी ओमिनस सेलुला यानी जितने भी होते हैं कोशिका नई, यानी जो पुरानी जो नई कोशिका बनती है, पहले वाली जो कोशिका होती है, इन्होंने जो बिरचो ने कहा बताया था, क्या बताया था कि ओमिनो सेलुला ई सेलुला, मतलब जो पुरानी जो सेल होती हैं, जो ओल्ड सेल होती थी, उसका निर्माण जो उसी से क्या होता है? हमारा न्यू सेल का निर्माण होता है। न्यू सेल का निर्माण होता है, यानी नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से बनती है। जो पहले कोशिका होती है उसी से बनती है। इन्होंने किसने बताया था? बिरचो साहब ने बताया था। कब बताया था? 1855 ईस्वी में। ये सब ओमिनस सेलुला ई सेलुला प्रकाशित, यानी इसका मतलब यही होता है। इसका मतलब होता है कि जो पुरानी सेल होती है, उसी नई सेल का निर्माण पुरानी पहले वाली ही सेल, जो पुरानी सेल होती है उसी से मिलकर बनी होती है। बिरचो भाई साहब ने कब बताया था? 1855 ईस्वी में। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है किसमें पाया जाता है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है, सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइक्रोप्लाज्मा, यानी बैक्टीरिया में पाई जाती है। तो वो उसको क्या कहते हैं? माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे में। सबसे छोटी कोशिका हमको कहाँ पाई जाती है? माइक्रोप्लाज्मा यानी बैक्टीरिया। सबसे बड़ी कोशिका मानव में ओवम यानी अंडाणु में पाई जाती है। और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु में। तो इसमें फीमेल में सबसे बड़ी न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल जो होती हैं, सबसे नर्व सेल जो होती हैं, नर्व तंत्र का जो होती हैं, वो सबसे लंबी होती है। न्यूरॉन्स की सबसे लंबी। और सबसे छोटी जो होती है फीमेल में आरबीसी सबसे छोटी होती है। क्या? तो आपसे इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे, सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्म यानी बैक्टीरिया, और सबसे लंबी न्यूरॉन। फीमेल में सबसे बड़ी तो न्यूरॉन, और मानव में तो सबसे बड़ी ओवम होती है और सबसे छोटी स्पर्म।
तो ये हो गया। और देखेंगे कोशिका के भाग, कोशिका के प्रकार कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका के भाग, कोशिका के प्रकार नहीं, कोशिका के प्रकार तो दो होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो अविकसित होते हैं, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो उसको हम बताएंगे। और यूकैरियोटिक में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन्स है, कुछ स्ट्रक्चर इस तरह है। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स जो कि आप किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, लिपिड किससे, सेल मेम्ब्रेन्स किससे मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन और लिपिड से। इसमें सिर्फ यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसकी विशेषताएं जो होती हैं, पतला और इसकी जो विशेषताएं होती हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें पतला और लोचदार यानी लचीला होता है, और लिविंग होता है, जीविका होती है इसमें। ठीक है, और सबसे बाहरी आवरण जो होता है, सबसे बाहरी आवरण होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, बॉडीगार्ड। मतलब कोई भी चीज अंदर जो काम की होती है वही चीज आती है। ठीक है, सेल की सामग्री को धारण करता है, जो सेल की जो सामग्री होती है उसको सब को धारण करता है, और यह निश्चित आकार प्रदान करता है। जो सेल का जो आकार होता है, निश्चित आकार, यही सेल मेम्ब्रेन्स ही उसका आकार देता है। यह निश्चित आकार कौन करता है, तो सेल मेम्ब्रेन्स, कोशिका झिल्ली। ठीक है, यह कुछ पदार्थों के संचलन को सुगम बनाता है, क्योंकि यह चयनात्मक रूप से पारगम यानी जो परमिएबल होते हैं, सेमी परमिएबल। ठीक है, यह क्या करता है, कुछ पदार्थों के संचालन जो जरूरत होती है उसको क्या करता है, आसानी से मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि यह चयनात्मक रूप से क्या होते हैं, पारगम झिल्ली होती है। ठीक है, यह सबसे ये इम्पोर्टेंट है कि कार्बनिक अणुओं, प्रोटीन और सेल मेम्ब्रेन्स किससे मिलकर बना होता है, ये इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन्स यानी कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है, तो प्रोटीन और लिपिड की। एक क्या होता है, लचीलापन, कोशिका को अंदर लेने में सक्षम बनाता है। क्या करता है, कोशिका को जो होता है लचीलापन होता है, तो कोशिका को अंदर लेने में सक्षम बनाता है। ठीक है, बाहरी वातावरण से भोजन अन्य सामग्री को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जैसे इसमें होता है कोशिका झिल्ली में परिवहन, कैसे परिवहन होता है कि उसमें कोई भी चीज कैसे अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, तो विसरण जो होता है, जैसे कोई भी चीज इसमें हाई टू यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्र, हाई टू लो, उच्च सांद्रता से का मतलब उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्र। जैसे काम कैसे करता है, जैसे कोई भी चीज, जैसे हो गया अगरबत्ती, हमारे जो धूप बत्ती जो होती है वो क्या करती है, वो क्या होता है कि हाई से मेरा लो यानी हाई सांद्रता से लो सांद्रता में से जाता है, तो जैसे पूरे कमरे में फैल जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं। इसी तरह इसमें भी होता है, सेल में विसरण होता है। तो पहले क्या होता है, सबसे अधिक किसमें होता है, गैस में, फिर उसके बाद क्या होता है, द्रव में, और उसके बाद ठोस में। अब उसके बाद देते हैं, यह एक सहज, हाँ, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अणुओं की एक सहज गति है। ठीक है,
इसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। इंग्लिश को क्या, हिंदी में इसको विसरण बोलते हैं। रेट ऑफ ये भी पूछ लिया जाता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी विसरण किसमें सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा गैस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद ठोस में होता है। ठीक है। छोटे आकार के पदार्थ द्वारा, जो छोटे आकार के होते हैं और इसमें पदार्थ द्वारा होता है आयन अणु CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब सेलुलर गतिविधियों के कारण CO2 का उत्पादन होता है। ठीक है। कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता होती है, CO2 की सांद्रता बाहरी ओर, ये सब तो पूछे नहीं जाते हैं, डिफ्यूजन है। ये भी नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। परासरण जो होते हैं ये भी क्या होता है, उच्च से निम्न होता है। अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, जो सेमी परमिएबल जो झिल्ली है उसके द्वारा क्या होता है, हाई टू लो, यानी सॉल्यूशन जो होता है विलेय प्लस विलायक, विलायक जो होता है हमारा सबसे अच्छा जल होता है। तो ये सब होते हैं। उसके बाद देखेंगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। हाँ, अब सबसे अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है सेल वॉल। क्या, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो ये हमारे जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, अभी तो हमने बताया था सेल मेम्ब्रेन्स। तो सेल मेम्ब्रेन्स प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो कोशिका भित्ति जो होती है ये प्लांट में ही पाई जाती है। किसमें, प्लांट में ही पाई जाती है। ये किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज की। इस किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज। ठीक है। कोशिका भित्ति पूछा जाता है किससे मिलकर बनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज की। ये पाया कहाँ जाता है, प्लांट में। ठीक है। केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है। किसमें, पादप कोशिका में, अजीवित। ठीक है। स्वतंत्र रूप में पारगम में होते हैं, ये परमिएबल होते हैं। कोशिका का आकार निर्धारित करता है, जैसे वो सेल मेम्ब्रेन था वैसे भी ये क्या करता है, कोशिका का आकार निर्धारित करता है। अब उसके बाद ये सबसे ये इम्पोर्टेंट है ये लाइन कि कोशिका सेल वॉल जो होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। कोशिका को शक्ति प्रदान करता है, ये क्या करता है, कोशिका को शक्ति प्रदान करता है। मलिनता प्रदान करता है, मलिनता मतलब गंदेपन, थोड़ा जो गंदा जो होता है उसको। पौधे में कोशिका भित्ति बनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सेलुलोज की बनी होती है। अब जैसे जैसे मतलब कि जो सेल वॉल होता है जैसे सेलुलोज की बनी होती है, वैसे क्या होता है, बैक्टीरिया जो होती है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो क्या, पेप्टोग्लाइकेन या पेप्टिन, पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है। भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया जो होता है उसकी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो यानी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, पेप्टोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है। और वैसे कवक की क्या होती है, काइटिन की बनी होती है। पूछा जाएगा कवक की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, तो आप बताएंगे काइटिन की बनी होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लांट में सेलुलोज, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन और इसमें कवक में काइटिन की। ठीक है।
अब इसमें देखेंगे कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या क्या होता है। ये हमारा क्या है, एनिमल यानी जो जानवर की यानी एनिमल्स की जो सेल होती हैं, और प्लांट यानी पादप जो सेल होती हैं उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले केंद्रक इसमें भी पाए जाते हैं और केंद्रक इसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, केंद्रक इसमें भी होते हैं, इसमें केंद्रक क्या होते हैं, केंद्रक इसमें भी पाए जाते हैं और केंद्रक इसमें भी पाए जाते हैं, केंद्रक। और इसमें इसमें भी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, इसमें भी साइटोप्लाज्म, इसमें भी साइटोप्लाज्म। और सेल मेम्ब्रेन्स जो होता है यानी इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन, और इसमें भी सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। यानी प्लांट में भी सेल मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कहाँ पहुंच गए हैं, ये क्या हो गया। हाँ, ये इसको बता रहे थे। तो केंद्रक इसमें भी पाया जाता है, केंद्रक इसमें भी पाया जाता है, प्लांटों में भी केंद्रक पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी केंद्रक पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म इसमें भी पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म इसमें भी पाए जाते हैं, न्यूक्लियस इसमें भी पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स इसमें भी पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सेल वॉल किसमें पाई जाती है, तो सेल वॉल इसमें नहीं होता है, सेल वॉल सेल वॉल इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है एनिमल्स में। ये पाया जाता है किसमें, प्लांट सेल में पाया जाता है। क्या, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। क्लोरोप्लाज्म जो होता है, क्लोरोप्लाज्म वो पाया जाता है किसमें, प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो लिख दे रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखेंगे क्या इसमें पाया जाता है। इसमें साइटोप्लाज्म इसमें भी पाए जाते हैं, इसमें भी पाए जाते हैं, न्यूक्लियस केंद्रक दोनों में पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स दोनों में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लाज्म में मतलब जो होता है प्लांट में पाए जाते हैं, सेल वॉल इसी प्लांट में ही पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि कोशिका झिल्ली को कोशिका भित्ति में यानी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है, सेल मेम्ब्रेन्स जो होता है, ये क्या हो रहा है, जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन्स में अंतर क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल, इसको सेल मेम्ब्रेन्स, कोशिका झिल्ली। सबसे पहले जो होता है, कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाती है, इसका जो अंतर है, कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है, कोशिका जो होती है, कोशिका जो भित्ति जो होती है वो किसमें पाया जाता है,
सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। लेकिन जो कोशिका सेल मेम्ब्रेन्स जो होता है, ये पूछा जाता है कभी कभी, ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। कोशिका झिल्ली पौधों और जानवरों दोनों में पाया जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है वो दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर इसकी जो बनी होती है भित्ति, सेलुलोज की बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं, लेकिन ये कठोर नहीं होता है, ये मुलायम और लचीला होता है। ये जेली जैसे नहीं होता है, उसी तरह ये जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है उसे प्रकृति में जेली जैसे प्रतीत होती हैं, तो ये जेली जैसा होता है। ठीक है, तो हेमीसेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से बनी होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कोशिका भित्ति चयनात्मक रूप से पारगम्य नहीं होते हैं, ये पारगम्य नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? ये पारगम्य होते हैं, लेकिन इसकी जो झिल्ली होती है प्रोटीन, लिपिड और फास्फोलिपिड से बनी होती है। इस जो कोशिका झिल्ली जो होती है किससे मिलकर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोटीन, लिपिड और फास्फोलिपिड से बनी होती हैं। अब कोशिका की सबसे बाहरी परत, कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है, लेकिन ये बाहरी परत नहीं होती है। ये क्या होती हैं? सजीव होती हैं, जीव, इसमें जीव होता है, लेकिन इसमें जीव नहीं होता है। इसमें पौधों की जो भित्ति होती है आमतौर पर मृत होती है, डेड होती है, क्योंकि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत पे पाया जाता है। लेकिन ये सबसे जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं चयनात्मक पारगम्य होती हैं। कोशिका झिल्ली जीवित सजीव होती हैं, लिविंग होती हैं। कोशिका भित्ति बाहरी आवरण से सहायक और सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये क्या करती हैं? भित्ति जो होती है सुरक्षा प्रदान करती हैं। कोशिका झिल्ली आयनों और अणुओं के परिवहन या आयात और निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका की। यानी क्या मतलब जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं उसके अंदर, कोशिका के अंदर क्या चीज आएगा, क्या चीज नहीं आएगा, क्या उसकी आवश्यकता है, तो वो सब सेल मेम्ब्रेन्स की मतलब जिसकी जो जरूरत होती है वही इसमें प्रवेश करता है, तो इसका वो जिम्मेदार होता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन्स। तो अब हम कल से न्यूक्लियस यानी नाभिक की से चर्चा करेंगे। यहाँ तक आशा करते हैं आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा।